डिमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े, उनसे बात करते हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट अनुज। थैंक समथिंग यू। स्पेशल टुडे? नहीं, आपसे बात हो रही है इतने समय के बाद, और आप तो खैर हमेशा स्मार्ट लगते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। ये इतनी चर्चा चल रही है कि एफआईआईज वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इतना सेल कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले तक तो सब बात करते थे कि हमें अब शायद एफआईआईज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके का सेल ऑफ हो रहा है और जिस तरीके का डॉलर रुपी है, अजय जी, आपको लगता है कि कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है उस पैसे को वापस अट्रैक्ट करने के लिए? एकदम बिल्कुल अनुज जी, इससे ज्यादा पिछले 2 साल से हमारा जितना इंटरेक्शन हुआ, हमने यही बोला है बार बार कि एफपीआई की ये जो नेशनलिस्टिक है, हमें एफपीआई नहीं चाहिए। इशू एफपीआई का नहीं है, इशू ये था कि क्यों जा रहे हैं हमारा सेल करके, क्या उनको अट्रैक्टिवनेस नहीं है इंडिया के अंदर में, क्या हमें करना चाहिए। आई थिंक वो हो गया है। अब टाइम आ गया कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल कैपिटल को वापस कैसे लेके आए हिंदुस्तान में, बोथ एफडीआई एफपीआई दोनों रूट पे, और तीसरा डेट रूट पे। बिना उसके अब जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो तो देख ही रहे हैं आपकी, उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही रही है। बट आई थिंक पैरामाउंट गवर्नमेंट पॉलिसी यही रहेगी कि भाई कैसे निवेश को वापस हिंदुस्तान में, कैसे इंडिया को मार्केट का फेवरेट फिर बनाया जाए। आई थिंक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आदमी अपने आप को, आप सामान बेचते हैं, मैं सर्विसेज बेचता हूं, हम कंट्री को भी अपने आप को मार्केट करेंगे कि भाई कंट्री एज अ कंट्री हमारी डेस्टिनेशन इज गुड, वापस आइए, उसमें इन्वेस्ट करिए और पैसा रखिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखिए इंडियन कॉर्पोरेट्स को, 2 लार्ज कंपनीज ने, वजह टाटा मोटर ने देख लीजिए और अभी सन ने देख लीजिए, एक्विजिशन इतने बड़े बड़े कहाँ किए हैं, विदेश में किए। यहाँ पे वो निवेश नहीं कर रहे हैं ना। उसके लिए हमें पहले, अगर एफपीआई और एफडीआई को लाने के लिए, पहले तो अपने कंपनी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप $12 बिलियन की कंपनी बाहर नहीं लेके अगर इंडिया में कर लीजिए, आप इन्वेस्को नहीं खरीदिए, इंडिया में कुछ करिए, आप ट्रैक्टर्स में, टायर, वो ट्रक्स के अंदर में। तो स्टेज 2 है बाहर को लाना। स्टेज 1 तो ये है कि अभी इंडिया की कंपनियों को हम कैसे कन्विंस करें कि इंडिया में इन्वेस्ट करें। आज आपने जाइडस ने एक कंपनी खरीदी है यूएस में, तो उल्टा हमारी प्रॉब्लम यह है कि बाहर वाला तो आ नहीं रहा है और हमारा वाला भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई एक फैक्टर की, लेकिन इसके अलावा अजय जी एक चीज़ ये भी है कि लार्ज कैप में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी एनीमिक रही है, और इस बीच में जस्ट व्हेन एक टर्न अराउंड के साइन आ रहे थे जीएसटी कट के बाद, ये ऑयल का शॉक आ गया हमारे लिए। तो ऐसे में क्या अगले 2-3 क्वार्टर फिर हमारे लिए थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग क्वार्टर्स रह सकते हैं? देखिए अनुज, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि अब जो मर्जी कर लीजिए, सरकार को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू लाना पड़ेगा इस गैप को मिटाने के लिए। जो रोज का रोज हमारा जो पेट्रोल गैप चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग करनी पड़ेगी, और फंडिंग के 2 ही 3 तरीके, को ज्यादा तरीके हैं नहीं के पास में। या तो कोई सेस लगेगा इसके ऊपर में, कि जिससे कि वॉर सेस जिसे कह लें, या जो भी सेस, फ्यूल सेस कह लें, वो लगेगा, जीएसटी पे लगेगा, इनकम टैक्स पे लगेगा। बिकॉज बिना गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ाए हुए अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आई थिंक स्टॉक मार्केट भी, हम इक्विटी वाले भी, हम देख रहे हैं कि कितना, क्या सेस कब लगेगा, किस तरीके से सेस आएगा। पहला ड्यूटी तो आ ही गया है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर में, नेक्स्ट सेस कब आएगा जीएसटी के ऊपर में, नेक्स्ट सेस कब आएगा इनकम टैक्स पे। आई थिंक ये 2 इवेंट हमारे जब तक निकलेंगे नहीं, मार्केट की अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, और हमें सोचना पड़ेगा कि इस सेस जो भी एक बार आके खत्म हो जाए तो हमें समझ जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अभी क्या है, अनसर्टेनिटी में है कि ये 5% होगा, 10% होगा, क्या होगा, क्या, कहां से गवर्नमेंट रिकवर करेगी अपना डेफिसिट, ये जो आज ऑयल में चल रहा है। तो इसलिए आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस तो रहेगी, बट स्टॉक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी ज्यादा है कि किस तरीके के सेस, किस तरीके की फंड रेजिंग गवर्नमेंट करेगी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज कहाँ से जुटाएगी, है ना। अब आते हैं अर्निंग्स पे, जो कि मूलभूत, अगर आप देखें, आपकी स्टॉक बुकिंग का, पिकिंग का सिद्धांत होता है। स्ट्रेस हर जगह है, आप बैंक्स को देखिए, है ना, हमने ऑयल एसेट्स को, ऑयल को यूज़ करने वाली कंपनी को देख लिया, सब आपके कॉस्ट बर्डन है। अभी आपके पास वो पॉकेट्स कौन सी नज़र आ रही हैं आपको, जहाँ पे हम कंफर्टेबली थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अर्निंग्स में ग्रोथ की एक विजिबिलिटी नज़र आ रही है? देखिए, एक तो है जो मेजर एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, जैसे आपके 2 मेजर सेगमेंट्स हैं, ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट है, और दूसरा है सीआरडीएमओ का सेगमेंट। सीडीएमओ लोग कहते हैं, सीआरडीएमओ इज द राइट वर्ड, कि वो रिसर्च भी करती हैं, डेवलपमेंट भी करती हैं। ये 2 सेगमेंट इंडिया के, ऑटो एंसिलरीज और सीआरडीएमओ सेगमेंट, ऐसे हैं इंडिया के
जिसके अंदर में आपका डिपेंडेंस पूरा ग्लोबल मार्केट पे, जहां पे आप देख रहे हैं मार्केट एक के बाद एक हाई बना रही है, रुपी डॉलर का बेनिफिट इनको आएगा, और ये कैपेसिटी ऐसी है जो रातों रात कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, और चाइना है इसकी जगह में, बट ये प्रोडक्ट पाइपलाइन इतनी लंबी होती है कि इसको स्विच करना इतना आसान नहीं होता। तो आई थिंक दो सेगमेंट इंडिया के बड़े स्ट्रांग है, जो सीआरडीएमओ कंपनी जो बेहतरीन एक्सपोर्ट कर रही है इसके अंदर में हमारी इंडिया से। आई थिंक ये तीन सेगमेंट आप ले लें तो बहुत ही स्ट्रांग हमारा ये सेटअप है एक्सपोर्ट का, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से काफी हद तक डीलिंक्ड है। अच्छा अजय जी, आप मेटल पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। मेटल्स नॉट अ कहते हैं ना, मीन इवन 5% रिट्रेसमेंट है। अगर आप चार्ट्स पे देखें क्या अद्भुत मजबूती है यहाँ पे, वर्टिकल राइजेस हैं मेटल्स में, वेदर इट्स फेरस नॉन फेरस बोथ है। ये कहाँ तक जारी रहेगा? इनके लिए जो हालात हैं इस वक्त वो कहाँ का क्या क्या इशारा कर रहे हैं अभी? देखिए, फेरस पे हमारी कोई खास इन्वेस्टमेंट रहती नहीं है, बिकॉज उसमें कैपेसिटी के काफी इश्यूज आते हैं। नॉन फेरस मेटल में जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में भी है, अब्रॉड भी है, सेम लॉजिक है कि आज की तारीख में माइनिंग इतनी मुश्किल हो गई है कि कम से कम एक नई माइन का लीड टाइम, वीरेंद्र जी, 20 साल हो चुका है आज की तारीख में। एनवायरमेंट क्लियरेंस और लोकल क्लियरेंस और उसको निकालते हुए सामान और फिर जब कन्वर्ट करते हुए 20 साल का टाइम फ्रेम है। और वेदर जिंक ले लीजिए, कॉपर में इंडिया की खास कोई प्रोडक्शन है नहीं उस हिसाब से, बट आप जिंक को ले लीजिए, एल्यूमिनियम को ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए मेटल को, उसके अंदर में मोनोपोली है इंडिया में कंपनियों की। अब उसमें कोई दो कंपनियां हैं जो बना, तीन कंपनियां हैं जिनके पास एल्यूमिनियम है, एक ही कंपनी है जिसके पास जिंक है ना, उसके पास कोई चारा नहीं है आपके पास में। और जितना रुपी डिप्रिशिएट करेगा उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं करने से भी, बिकॉज इनकी प्राइसिंग ग्लोबल प्राइस से इंडेक्स होती है। तो जो 80 रुपए का रुपया था तो जिंक 1 किलो का 100 रुपए का होगा, अब वो 95 का रुपया हो गया या 96 का हो गया है, तो 15% या 10% इजाफा तो वैसे ही हो जाएगा। तो नॉन फेरस माइनिंग को खासकर बहुत अट्रैक्टिव है, बिकॉज उसमें मोनोपोली है, ग्लोबल इंडेक्सिंग है, ग्लोबल शॉर्टेज है, और माइनिंग सीक्वेंस बड़ी लंबी है। और इंडिया की नहीं कंपनियां, आप देखिए विदेश की कंपनी देख लीजिए, चाहे जो भी कंपनी, ग्लेनको, रियो टिंटो, जो भी देख लीजिए, सारी कंपनियों में ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर की एकदम यूं आई है, बिल्कुल उसके ऊपर में, और लगातार चलती जा रही है। 20 साल से पहले माइन नहीं खुदेगी तो आपको कंपटीशन आपका 20 साल दूर है। अजय जी, लेकिन फिर आईटी को क्या दिक्कत हो गई? 80 वाला रुपया 100 के करीब आ गया, और स्टॉक्स इन्फोसिस में 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आईटी एज अ सेक्टर 3 साल के अब नेगेटिव रिटर्न्स हो गए, और स्टॉक्स मल्टी ईयर लोज पर हैं इस समय। वैल्यूएशन की तो खैर क्या ही बात करें। बिकॉज इसमें एक चीज है अनुज जी, हम इन्वेस्टर्स ने बहुत ढील दी है, और खासकर म्यूचुअल फंड वालों ने इन मैनेजमेंट्स को, मतलब मैं कई बार बोल चुका हूं, शर्म आनी चाहिए। दे शुड नॉट बी देयर, दे शुड बी सैक्ड। समरली जो पिछले 5 साल की मैनेजमेंट है आईटी कंपनी की, एंड खासकर लास्ट 2 साल में, शुड बी सैक्ड समरली। इनको निकाल देना चाहिए बाहर। दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, आप डिविडेंड दे रहे हो, आपको मतलब कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बायबैक कर रहे हैं शेयर्स के, इस साल भी कोई शर्म। देखिए अनुज जी, आप बच्चा भी ले लीजिए या कंपनी ले लीजिए, जब आपकी आंख की शर्म होती है, आप मेहनत करते हैं। इन कंपनियों को बुरा मत मानिएगा, थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है, आंख की शर्म ही नहीं है इनको। आज भी कंपनियां डिक्लेयर कर रही है बायबैक, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन कंपनियों ने इंडिया को इतना धोखा दिया है, इतना पीछे रचड़ा है कि अब उसको क्या इन्वेस्टर देंगे इसके आप पे। मतलब सोच के देखिए, इनको टैक्स बेनिफिट दिया सरकार ने 15 साल में, शुरू में जब आपको पता होगा आईटी इंडस्ट्री शुरू हुई, जमीन फ्री में टैक्स बेनिफिट धड़ाधड़। इन्होंने क्या किया, इनमें आके इंडिया को छोड़ दिया, और अपने डिविडेंड लेके या अपने रिजॉर्ट बनाते हैं, या अपने मकान बनाते हैं, या इन्वेस्टिंग करते हैं। बट एक काम भूल गए कि सरकार ने आपको टैक्स फ्री 15-20 साल दिए थे कि अब इंडिया की नींव रखेंगे आईटी में। आपने क्या किया, उस पैसे को लेके अपना मजे उड़ाए, और आज हालत यह है, इंडिया एआई के अंदर में कहीं भी नहीं है। और उसके लिए आप क्या इन्वेस्ट करेंगे ऐसे मैनेजमेंट से जो खुद कहती है आपसे कि भाई मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे तो बायबैक करने हैं शेयर्स को, पैसा वापस लाना है, कंपनी में कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसको क्या वैल्यूएशन देंगे अनुज जी आप, जो खुद कहता है मेरे पास कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। वैसे ऐसी जॉब बढ़िया है, इतनी अंडर परफॉर्मेंस पे 50-50 60-60 करोड़ के अगर बोनस मिल जाए तो मतलब उससे बेटर क्या होगा। वैसे मतलब देखिए, ये जो अजय जी बिल्कुल बेबाक हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो चैनल पे दबे शब्दों में सब कहते हैं, लेकिन अजय जी ने एकदम साफ शब्दों में कही है ये आईटी कंपनीज को लेकर। तो इस समय पैसा कहाँ लगा रहे हैं आप? कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, इसके अलावा खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, मिड और स्मॉल कैप में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं?
देखिए अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने कहा सीआरडीएमओ में अपॉर्चुनिटीज काफी हैं और लगातार आती जा रही हैं, वहां पे पैसा लगा है। मेटल में तो आपका लगा ही हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर में, चाहे वो आपके नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे आपका ये कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज हो, बेहतरीन मोनोपोली है, इसमें कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई और एक्सचेंज है ही नहीं। दो हमारे पास एक्सचेंज है, एक कमोडिटी एक्सचेंज है, आपको कुछ भी करना उन्हीं एक्सचेंज से करना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी या इन्फ्लेशन ही बढ़ेगी, उनका तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो आई थिंक ये जो सेगमेंट थे पुराने वाले सारे चलते जा रहे हैं। ऑटो कंपनी ठीक चल रही है, उसमें ग्रोथ कभी कभी किसी क्वार्टर अच्छी आएगी, बुरी आएगी, बट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी काफी बढ़िया चल रही है, जैसे हमने बताया था। ऑटो एंसिलरी बहुत बढ़िया चल रही है, इंजीनियरिंग हमारी ठीक चल रही है। बट हमने वही बात वही आती, कितना एलोकेट किया है इंडिया को। इंडिया का एलोकेशन आज भी 100 में से 33% ही है हमारा एलोकेशन अनुज जी, उसके ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि शायद अब थोड़ा और भी कम हो गया होगा, 20-22 के आसपास पहुंच गया है एलोकेशन। बिकॉज जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है, और गोल्ड और सिल्वर, वो कैसे छोड़ दें हम उसको। आई नो प्रधानमंत्री जी ने हमको बोला है नहीं खरीदें, बट क्या करें, रिटर्न्स के लिए, सेफ्टी के लिए हमको तो करना ही पड़ेगा ना कुछ। अच्छा अजय जी, आपको इंडियन होटल्स के नंबर्स कैसे लगे? अगर मैं आपसे पूछूं एक और स्पेस, हालांकि इस बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप विदेशों में ना जाएं, शायद टूरिज्म भारत के अंदर ही काफी बड़े स्प्रेड हो, आपका इस स्पेस पे टेक क्या है? देखिए स्पेस बढ़िया है, लेकिन इनके रेट देखिए, जो रूम रेट 3 साल पहले के रूम रेट देखिए और वीरेंद्र जी आज के रूम रेट देखिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ, बिजनेस ट्रैवल करता हूँ तो ले लेता हूँ, ये लिटरली रेट अनअफोर्डेबल है। कहीं भी दुनिया में जाएंगे आप, नेबरिंग कंट्री में जाएंगे, तो ये रेट जो है बहुत कम है। तो भाई बोला गया है कि हमें इंडिया में रहिए, बट आप कोई भी किसी से पूछ लीजिए कि आपको अगर बाली जाना है या थाईलैंड जाना है या श्रीलंका जाना है, आपको वहां के रेट देख लीजिए और इंडियन होटल के रेट देख लीजिए। सेक्टर ठीक है, बट ये रेट जो उनके रूम रेट्स हैं, जो उन्होंने पिछले 2-3 साल में बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल ही अनजस्टिफाइबल है। ये नहीं रुकेंगे ये रूम रेट। तो सेगमेंट ठीक है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, बट जो रूम रेट का टैरिफ है वो वीरेंद्र जी मेरे हिसाब से पीक कर चुका है, और अगले साल 2 साल में 15 से 20% गिरेंगे रूम रेट। और जो ये एक्सपेंशन भी हो रही है लगातार, हर कंपनी, हर होटल वाला कहता है कि मैंने 300 होटल खोल रहा हूँ, 400 खोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली कैपेसिटी तो इंडिया में उतनी आएगी जितनी सारी इतनी सारी आएगी। तो होटल इंडस्ट्री ठीक है, बट हमारे हिसाब से इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हम कि अगले 1 साल या 1.5 साल में इनके रेट डेफिनेटली 15 से 20% गिरेंगे, और अगर नहीं गिरेंगे तो फिर ये ऑक्यूपेंसी नहीं बना पाएंगे। बिकॉज आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं जितना मर्जी देशभक्त हूं, लेकिन अगर मुझे ताज के अंदर में 1.5 लाख का कमरा मिल रहा है और फुकेट गोवा में, और मुझे फुकेट के अंदर में 15,000 का मिल रहा है, तो कहाँ जाऊंगा? मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा गोवा को, तो मैं फुकेट ही चला जाऊंगा ना। खैर बात सही है। वैसे आजकल इंटरनेट पे काफ़ी डिबेट चल रही है कि वी कुड हैव मेड गोवा इनटू बाली, बट वो शायद हम कर नहीं पाए। वैसे खैर पर्सनली मैं बोलूँ अजय जी, मुझे तो अभी भी गोवा जाना ही अच्छा लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप ताज में रुकें। आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, ना, ताज नहीं अफोर्ड कर सकता, सॉरी, ताज नहीं अफोर्ड कर सकता, और ना, लेकिन क्या है कि जरूरी थोड़ा ना कि आप ताज में रुकें। कोई गोवा में ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, बीच पर बहुत शानदार आपको स्टे मिल जाते हैं। थोड़ी सी अगर आपको मेहनत करनी होती है, 2,500-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं अच्छे रूम। वहाँ रहें, क्या जरूरी है कि ताज में रहें। ताज में जाके अलग से आप डिनर या ब्रेकफास्ट कर लें अगर मन करे तो, लेकिन रुकने की क्या जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन होपफुली ताज में रुकने का बजट होगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।